बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या इमरान खान मुल्क छोड़ने वाले हैं? दिल बर्दाश्त हो गए हैं हालात से? इस बारे में क्या रिपोर्टें हैं, क्या अंदाजे हैं और पंजाबी में कहते हैं ना, क्या टेवे हैं? और फिर जो इन्होंने लॉन्ग मार्च जो धरना देना था, वो धरना क्यों नहीं दिया? इन्हें क्या लॉलीपॉप दिया गया? लॉलीपॉप देने वाले किरदार कौन थे? इस पर बात करेंगे। और फिर जब ज़ाहिर है कि अब वो एटीएम तो है नहीं, अब जो मशीनें थी पैसों वाली, अलीम खान और जहांगीर तरीन और इस तरह के दीगर लोग, मलिक रियाज इवन, तो अब फिर इन्होंने पैसा कहाँ से अरेंज किया? धरने के लिए कुछ रकम चाहिए थी और धरने का ये सोच कर आए थे, ये 100% है। 80 करोड़ रुपए नाजायज तौर पर किसी फंड से निकलवाए गए मुबैना तौर पर। इसकी तफसीलात भी आगे जाकर हम बयान करते हैं। इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। रिपोर्टें जो हैं वो यही है कि 80 करोड़ रुपए नाजायज़ तरीके से इन्होंने धरने पर खर्च करने के लिए वो निकलवाए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उस प्रेशर को कैसे रिलीज़ करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या हो सकता है वहाँ पे? दोनों तरफ से मुराद यानी कि खान साहब भी प्रेशर डाल रहे हैं और मरीम नवाज और हुकूमत का भी एक प्रेशर होता है, वो भी सारे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे कि सी पैक को खान साहब ने नाकाम बनाने के लिए क्या क्या किया। एक तो उन्होंने तकरीबन फ्रीज कर दिया था और आसिम बाजवा साहब के दौर में आपको पता ही है कि चाइना वाले कितने नाराज थे। अब भी हमारी हुकूमत कहती है कि चाइना को इन्होंने नाराज कर लिया सी पैक। गुज़ार है वो अमेरिका को खुश करने के लिए। और हमारे एक दोस्त हैं, कर्नल रिटायर्ड अनामर रहीम साहब, एडवोकेट हैं वो, जैक ब्रांच में होते थे किसी दौर में। तो उन्होंने मुझे याद करवाया, बल्कि उन्होंने मुझे अखबार का एक तराशा बल्कि खबर भी भिजवाई 2016 की। वो कहते हैं कि जनाब 2016 में जब सी पैक का इफ्तिताही कार्रवाई चाइना से चला पाकिस्तान की तरफ, तो उसने बुरहान जो है केपी में, वहां से उन्होंने क्रॉस करना था मोटरवे को और ग्वादर की तरफ जाना था। और यूं ही वो कारवां चला या चलने का ऐलान हुआ, तो खान साहब ने ऐलान कर दिया कि 2 नवंबर को मैं लॉकडाउन कर दूंगा इस्लामाबाद में, चोक कर दूंगा, हर चीज बंद कर दूंगा, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, सड़कें बंद। और वो कहते हैं नाम रहीम साहब कि मैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था। एक तो ये था कि जनाब ये उस वक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे मुख्तलिफ मुकदमात में, दहशतगर्दी के मुकदमात में इन्होंने जमानत भी नहीं करवाई हुई थी। ये पीटीवी हमला केस और पार्लियामेंट हमला केस, इस तरह के दीगर, और वो जो एसपी था जिनेजो, उस पर हमला करने के जो मुकदमात थे उनमें ये मुलजम थे और अभी इन्होंने जमानत नहीं करवाई थी। तो वो कहते हैं मैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था और वहां सारी सूरत हाल उनके सामने रखी थी। तो उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब जज थे। उन्होंने ये जो लॉकडाउन वाला इनका जो ऐलान शलान जो भी था, तो उन्होंने कहा ये गैर कानूनी होगा, लॉकडाउन नहीं होगा। ताहम उन्होंने ये कहा था कि सीडीए को एक उन्होंने हदायत जारी की थी कि कुछ इलाका मुख्तस कर दिया जाए और उसका नाम कह रहे हैं डेमोक्रेसी ग्राउंड, जो जैसे वो परेड ग्राउंड टाइप जहाँ पे है ना, वहाँ पे, तो वहाँ पे जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन ये लॉकडाउन शाकडाउन वाला जो मामला है, ये नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि ये इसके पीछे इनका जो मकसद था कि वो जो सी पैक वाला कॉन्वॉय था, चाइना से आने वाला, उसको किसी तरीके से सबोटाज किया जाए, वो रोका जाए, ताकि अगर एक मर्तबा वो नाकाम हो जाता, तो फिर सी पैक का जो इब्तिदाइया था या जो उसका जो इफ्तिताही काम था, वो ही ख़त्म हो जाना था और बड़ा नुकसान होना था सी पैक को। ताहम वो कहते हैं कि शुक्र हुआ अल्लाह का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ गया और फिर ये 16 दिन तक बनी गाला से बाहर नहीं निकले था। मुझे याद होगा जब परवेज़ खटक, मैंने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था, बल्कि पिछले से पिछले व्लॉग में, कि परवेज़ खटक साहब निकले थे वहाँ से काफ़िला लेके और फिर बुरहान इंटरचेंज पे बड़ी हुई थी शेलिंग-शूलिंग और फिर उन्हें स्वाबी की तरफ वापस जाना पड़ गया था। उस वक़्त की कोशिश तो इन्होंने जो है वो पूरी की थी। और फिर ये बड़ा ज़िक्र करते हैं कि जनाब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ पता नहीं कितने पैसे खा गए।
पता नहीं 25 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो एफआईए ने बनाया हुआ है। वो कहता है मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि 14 मिलियन मैंने कुछ चेक दिया 14 मिलियन का। वो कहते हैं कि 1997 से आज तक मैंने वजीर आला के ओहदे की तनख्वाह ही नहीं ली। जब मैं पहली दफा वजीर आला बना था तब से मैं तनख्वाह ही नहीं ले रहा। और वो कहते हैं कि वो 7-8 करोड़ रुपए तो वो ही बनते हैं, जबकि मेरे ऊपर इस रेफरेंस में जो इल्जाम है पैसों का, मनी लॉन्ड्रिंग का, वो 50 लाख है कि 50 लाख की कोई गाड़ी शाड़ी के लिए कुछ मामला था। और फिर वो कहते हैं कि जब मैं वजीर आला था तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि जो चीनी है इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दीजिए और 15 रुपए पर किलो सब्सिडी दे दें। तो वो कहते वो मैंने इनकार कर दिया। मेरी अपनी फैमिली जो थी उसकी मिलों को 2 अरब का उससे नुकसान हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान उन्होंने बोला है। और फिर वो कहते हैं कि एथनॉल मेरी अपनी फैमिली जो है वो लगा रही थी, एथनॉल की फैक्ट्रियाँ। तो ज़ाहिर है वो गन्ने से बनती है ना, राब से, शीरे से ही वो एथनॉल बनता है। अल्कोहल खालिस किस्म की होती है वो मुख्तलिफ अद्वियात और ये चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो वो कहते हैं कि वो मैंने उस पे एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी। अब ये जो कह रहे हैं ना कि 2 अरब का नुकसान हुआ, ये इसका एक तरह से निषाद मैं भी हूँ। वो मामला ये हुआ था कि चीनी की कीमतें ये बढ़ा रहे थे मुसलसल। तो उस वक्त फिर पहले खुद नोटिस लिया, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ख्वाजा शरीफ, उन्होंने चीनी की कीमतें मुकर्रर, फिर दरखास्तें वगैरह आ गई। तो बड़ा लंबा केस चला और उन्होंने फिर 45 रुपए पर किलो के हिसाब से ये हुक्म जारी किया। और 45 रुपए किलो का जो फिगर आया था वो शहबाज हुकूमत की तरफ से आया था कि जनाब 45 रुपए हम करवा लेंगे। तो फिर वो मुझे ख्वाजा शरीफ साहब ने बताया कि वो मुझे ला अफसरों के ज़रिए पता चला कि घर से भी बड़ी मुखालफत हुई। सहारा जिनकी मिलें थी, पैसे कमाने वास्ते मिलें लांदे ने ना, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो डटा रहा और उसने फिर 45 रुपए पर अमल करवा के वो दिखाया कि फिर बाद में शायद 55 तक चली गई थी, 50, 55, 48 ऐसे रेट बढ़ गए थे। लेकिन एक मरतबा वो कामयाब हो गए थे 45 रुपए पर किलो पे। तो ज़ाहिर है उनकी जो बात है वो लगती तो दिल को है कि वो 2 अरब एक घाटा खाया। फिर जो एथनॉल का मामला था वहाँ अलग एक्साइज ड्यूटी 2% दी, हालांकि कराची वालों ने वो नहीं लगाई थी। और फिर वहाँ कराची वालों ने सब्सिडी भी दी थी, पंजाब वालों ने सब्सिडी नहीं दी थी। और 7-8 करोड़ रुपए तनख्वाहों का बन जाता है। और इल्ज़ाम है 14 मिलियन के चेक का, और दूसरी तरफ वो कहते हैं 50 लाख, यानी 2-2.5 करोड़ रुपए का टोटल मामला है उनका। और उससे ज्यादा वो जो है वो सरकारी खजाने को फायदा पहुंचा चुके हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटी, और दूसरा वो वाला सब्सिडी ना दे के, और तीसरा तनख्वाहें ना लेके। बहरहाल ये एक अलग इशू है, ये वो खुद ही इसकी तवीलें शबीलें जो हैं वो पेश करते रहेंगे, अदालत में चलता रहेगा। वैसे भी ये दोहरी सजा का केस है। पहले नैब ने इसमें रेफरेंस दायर किया हुआ है, इन्हीं इल्जामात के तहत यही गवाह हैं उसमें और यही मुलजिम है। और दूसरा आइन के तहत मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक ही जुर्म पर 2 ट्रायल नहीं हो सकते, ना 2 सजाएं हो सकती हैं। तो अब आते हैं जनाब हम उस मामले की तरफ, खान साहब वाले मामले की तरफ। ये कल डॉन अखबार में एक खबर शाये हुई कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो अचानक क्यों ख़त्म कर दिया गया। फिर आगे जाके वो तफसील में लिखते हैं कि इसमें 3 किरदार थे डॉन की स्टोरी के मुताबिक। एक तो वो कहते हैं कि रिटायर्ड जनरल थे, नाम नहीं लिखा उन्होंने। एक साबिक चीफ जस्टिस थे, नाम नहीं लिखा। और एक कहते हैं कि वो बड़े कोई बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन की तो आज सामने आ गई गुफ्तगू, जो वो जरदारी साहब से कर रहे हैं, ऑडियो टेप लीक हो गई, वो भी हम आगे जाके आपको सुनवा देते हैं, बल्कि अभी सुन ले। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम खैरियत सर। बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा रहे हैं आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजारता हूँ। आपने सुना इसमें मरक रियाज साहब जब कह रहे हैं जरदारी साहब को कि जनाब खान जो है वो मसालत के लिए
पैगाम भेज रहा है और आज तो खान ने बहुत ही पैगामात भेजे हैं। तो इस पे जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब अब जो है वो इम्पॉसिबल है, इस नामुमकिन है इस मौके पर। और फिर वो कहते हैं चलो मैंने तो आपको बताना था, आपके नॉलेज में लाना था। तो ये सारी बात हुई। इससे एक किरदार तो सामने आ गया कि वो जो बिजनेसमैन है वो मलिक रियाज साहब थे, और दूसरे वो जो जर्नैल साहब हैं वो एक रिटायर्ड जर्नैल हैं जो मौजूदा अहम अस्करी शख्सियत के रिश्तेदार हैं। वो भी बीच में पड़े होंगे। कोई जर्नैल तो बहुत सारे हैं, और साबिक चीफ जस्टिस के बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद साकिब निसार साहब होंगे, और वो बहरहाल इस बात की तस्दीक नहीं हो रही कि वो ज़ाहिर है मुसद्दक़ा बात करनी चाहिए। ख्याल है लोगों का कि साकिब निसार ने कोई इधर से उधर से बातें-शातें बीच में की होंगी। अब ये जो इनको जो मसालतकार थे खान साहब के, वो खान साहब के जो बीच में लोग पड़े हुए थे इनकी जमात के, खान साहब के खास शख्सियत का मिजाज है। खान साहब औखे भी हो जाते ने उन्होंने नाल, ठीक है ना। और फिर खान साहब को उन्होंने लॉलीपॉप ये दिया कि खान साहब इस दफा आप चले जाएं, तो बात हो गई है, बाद में हम जो है ना वो आएंगे और ये जल्द ऐलान कर देंगे, जून में ही ये ऐलान कर देंगे। हुआ उल्ट। ऐलान उन्होंने क्या करना था, उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तो अगस्त 2023 तक, जब तक हमारा आईनी मियाद है या मुद्दत है, उस वक्त तक हमने हुकूमत करनी है, खान तू भूल जा। खान को फिर वहां जाके पता चला कि जनाब मेरे साथ तो हाथ हो गया कि लॉलीपॉप उसी किस्म का खान साहब को दिएगा। आपको याद होगा ताहरुल कादरी जो जब पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त एक लाहौर लश्कर लेके पहुंच गए थे, इस्लामाबाद में जाके धरना दे के बैठ गए थे। अब इनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था पीपल्स पार्टी हुकूमत। तो फिर दरमियानी रास्ता उन्होंने कहा यार मेरे किस तरीके ना उठाओ, तो मैं तो फंस गया यार इतने ना मैं वापस जा सकता। फिर उन्होंने ये उनकी फेस सेविंग के लिए उन्होंने फिर कायरा साहब गए थे, कमरजमा कायरा, और फिर गए थे चौरी शिजाज सैन, कोई माहदा शाहदा भी तहरीरी तौर पे हो गए, जो बाद में ना उस पर अमल हुआ ना ताहरुल कादरी ने दोबारा कोई मुतालबा किया। इसी तरह का लॉलीपॉप दे के इनको वापस खान साहब को भेज दिया गया। अब खान साहब जो हैं ये कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं फौज के और अदलिया के। बार बार ये इन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की है, तो जब मुझे बता रहे हैं कि धरने से वापस क्यों आया कि ना मैं चाहता था खून खराबा ना हो वगैरह वगैरह, और फिर वो कहता था एहतजाज हमारा हक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है कि वजाहत कर दें, वाजे करें कि हमारा हक है एहतजाज या नहीं है। अगर एहतजाज का हक नहीं है तो फिर क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। जो कौमें एहतजाज नहीं करती उसके लिए तो मरना ही बेहतर है, उसके जिंदा रहने का हक ही नहीं। खान साहब, और फिर खान साहब ने ये कहा था मैं 6 दिन दे रहा हूं हुकूमत को भी, अदलिया को भी, और एस्टेब्लिशमेंट को भी, जो ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, कि 6 दिन में फैसला कर लें कि क्या करना है, और फिर तैयारी के साथ आएंगे। इस दफा तैयारी नहीं थी। फिर कल जो उन्होंने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेशावर में बैठे हुए इधर उधर नहीं हो रहे, तो वहां उन्होंने बड़ी कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं, और एक तरह से ये एतराफ़ भी किया है कि उनके साथ मुसल्लह जत्थे थे। और दूसरा कि राणा सनाउल्लाह ने उन्हें छठी का दूध याद करवा दिया हुआ है, या कह लें कि नानी याद आ गई, जिन्होंने पंजाबी च कहने कि नानी याद आ गई, कुछ ऐसा किया। अब वो मिसालें दे रहे हैं इनकी, अदलिया को भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं, फौज को भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और इनकी जो आपके हैं नून लीग वाले, इनकी भी वो कह रहे हैं अदलिया इनके साथ रही है, ये है, वो है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब बैठे हुए हैं, इन पे बड़ा फेंटा लगाया था उन्होंने। ये जो शरीफ हैं, शरीफ फैमिली जो है, वो कहते हैं कि जब भी इक़्तिदार में आती है ये ऐसी ही हरकतें करती हैं। फिर वो कहते हैं सरफराज नवाज जो क्रिकेटर होते थे इनके साथ बॉलर थे, तो वो तो इमरान खान को वैसे बहुत बुरा भला कहते हैं। उनके नशे की और पता नहीं किस किस किस्म की इनकी जो है ना, जब बतौर क्रिकेटर ये हरकतें किया करते थे, वो सारी बयान करते हैं। वो कहते हैं मेरे सामने आके बिठा लें इसको, देख लें। वो कहते हैं सरफराज नवाज को फेंटा लगाया था, वो मुझे याद है, कैंपस पुल पे उन्हें फेंटा लगा था। ये सही बात है। उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। और वो कहते हैं कि आप देखें नजम सेठी जो अब इनका बड़ा चहेता बना हुआ है, उसको भी उठा के ले गए थे, बड़ा फेंटा लगाया 2 दिन उन्होंने। तो मैं जुगनू मोहसिन से जो उनकी अहलिया उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब ये, वो कहते हैं ऐसे ही करते हैं ये
खान साहब के कॉल। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि क्राउड बहुत गुस्सा में था, अगर मैं धरना दे देता तो फिर गोली चल जानी थी। ये तो एक तरह से वो तायद कर रहे हैं। किसकी तायद कर रहे हैं? अगर आप पुरअमन थे और H9 में आपको जगह दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप वहां जा बैठ जाएं, और हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी थी, उन्होंने अपनी फोर्स हटा ली थी, तो फिर आपने डी चौक की तरफ हमला करने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है फिर आगे से उन्होंने फिर फौज भी बुलाई, रेंजर्स भी थे, एफसी भी थी, पुलिस भी थी, फिर शेलिंग शूलिंग भी हुई, फिर आपके लोग भाग भी गए, आप भी जिना एवेन्यू से वापस चले गए। तो वो कहते हैं कि अगर वहां हम बैठ जाते तो मेरा क्राउड बड़ा गुस्से में था, गोली चल जानी थी। इसका मतलब क्राउड के पास कुछ ऐसे हथियार थे जो ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। जो मैं कहता हूं ना, नानी का वो नानी याद करवा दी और छठी का दूध याद करवा दिया, तो वो कह रहे थे केपी वालों के पास भी हथियार हैं, और गिलगित बल्तिस्तान वाले जो थे उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हुआ है। जो वजीर आला थे बाकायदा हसन अब्दाल में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके पास वेपन थे। उनके जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं और 50 दीगर पुलिस एहलकार, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वहां पे। बाकायदा उन्होंने शेलिंग भी की है, हवाई फायरिंग भी की है। तो अब अगर ऐसे लोग, ऐसे जत्थे थे इनके साथ, तो खान को भी पता चल गया होगा कि जनाब ये तो गड़बड़ हो जानी है, कैसे संभालेंगे मामले को। ये अगर उधर से शेलिंग होगी तो ये जो मेरे साथ मुछंदर आए हुए हैं ये भी आगे से को फायरिंग शेयरिंग कर दें, मैं बीच में फंस जाऊंगा। और वो जो लॉलीपॉप है वो इसी तनाजर में दिया कि खान साहब बंदे बन जो, इंज ना करो, थोड़े को क्राउड संभाल नहीं होना, तो चुप करके निकल जो नीवे नीवे होके। असी गल कर ली है, गल गुल कोई नहीं हुई सी। ये मैंने जो सरकारी जरा है, आला सतही जरा है, उनसे मैंने ये कहा, उनका जनाब कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट ना जरदारी साहब ने कहा, ना हमने कोई रायत दी, ना डील दी। हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ऑनर किया और कहा कि जनाब ठीक है, आप वहां जाकर बैठ जाएं और वो करके चले जाएं। अब जो गिलगित बल्तिस्तान वाला, वो कहते हैं मुकदमा हमने दर्ज किया है खालिद खुर्शीद के खिलाफ, वज़ीर आला के खिलाफ और चीफ सिक्योरिटी अफसर के खिलाफ। इसी तरह का मुकदमा जो है ये केपी वालों के खिलाफ भी दर्ज हो सकता है। अब खान साहब जिन चक्रों में पड़े हुए हैं, खान साहब ने एक तो ये मैंने जो कहा कि उन्होंने कहा जनाब गोली चल जानी थी और पता नहीं क्या क्या हो जाना था, और दूसरी बात, खान साहब के साथ जो क्रेनें थी, 8 क्रेनें थी, खान साहब केपी से लेके चले थे, वो कोई प्राइवेट नहीं थी क्रेनें, वो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वहां का, उसकी क्रेनें थी। हेलीकॉप्टर तो मौजें आपने देखी है इनकी कि कैसे वो पेशावर से सवाबी में हेलीकॉप्टर में आते हैं जनाब, क्योंकि वज़ीर आला साथ है। पहले भी इनके खिलाफ एक मुकदमा बना था, वो भी नैब ने खत्म कर दिया था, मिस यूज का हेलीकॉप्टर का। तो वो जनाब 8 क्रेनें थी उनकी, वो नहीं आ सकती थी सियासी जलसे में या पार्टी के जलसे में, वो क्रेनें जो हैं वो नहीं। अब ये हो सकता है कि क्रेनों का किराया शराया कोई बना लें, रसीदें बना लें, पकड़ी जो गई हैं। 8 क्रेनें थी इरिगेशन डिपार्टमेंट केपी। और फिर जनाब इन्होंने पैसे जो इकट्ठे किए, ये मुबैना तौर पे 80 करोड़ रुपए इन्होंने, इनका तखमीना था कि 80 करोड़ रुपए चाहिए होगा चंद दिन के धरने के लिए। तो इन्होंने जो वहां सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड स्कीम है, केपी में तो सबसे पहले शुरू की थी ना, याद होगा आपको, तो उसमें से 80 करोड़ रुपए इन्होंने कैं किए। अब वो कैं कैसे किए? अब वज़ीर आला तो उनका है, ठीक है, लेकिन फंड जो है वो कैं नहीं किए जा सकते ऐसे। फंड ये नहीं कहा जा सकता कि जब हम धरने के लिए लेके जा रहे हैं, वो 80 करोड़ रुपए का ऑडिट होना है। अब वो रिपोर्टें ये हैं कि 80 करोड़ रुपए जो सेहत कार्ड स्कीम है वहां से इन्होंने गायब किए हैं इलीगल तरीके से। वो इलीगल तरीका जो है उसकी तफसीलात ये हुकूमत बताए कि कैसे हुआ, या पूछिए उनसे जनाब ये 80 करोड़ रुपए अचानक एक दिन में कैसे, या 2 दिन में कैसे वहां से गायब हुआ। 80 करोड़ रुपए सर, तकरीबन 1 करोड़ रुपए, 20 करोड़ से कम, ये कहते हैं बड़े साफ सुथरे। और फिर वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा पीर वाले दिन, यानी कल, और फिर वहां जाके मैं देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लेंगे खान साहब जो हैं। अच्छा, वो कहते हैं जनाब वो वही मैं धरने वाली बात है, वो पीपल्स पार्टी का धरना था,
कि जब ताहिर कादरी ने दोबारा धरना देना था तो फिर देखें इन्होंने कैसे सबक खाया, इनकी सियासत का ये अंदाज है, और कभी इनको सजा नहीं हुई। अदालतें हमेशा इनके साथ रायत करती हैं, अदालतें इनको बचाती हैं हमेशा। वो फलां केस में बचा लिया, फलां केस में बचा लिया, फलां केस में बचा लिया। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो सही कहती थी कि इंसाफ के मेयार हमारे लिए और उनके लिए मुख्तलिफ हैं। ये बात वो बेनज़ीर की कहता है दुरुस्त है। और खान साहब अल्लाह माफ़ करे, लोगों से पूछ लें कि 2014 के धरने के बाद अदलिया का जो झुकाव था, वज़ाहर, वो किस तरफ था, और साकिब निसार साहब ने किस अंदाज में, उनकी जो अदालत थी, किस अंदाज में आपको सपोर्ट किया, कैसे आपको क्लीन चिटें दी, कैसे आपको सादक और अमीन डिक्लेयर किया। और ये बात भी हर जी शऊर जानता है कि जितनी सपोर्ट अदारों ने आपको की है, जिनको आप गालियां दे रहे हैं, आपका ये वतीरा है कि जो आप पे एहसान करता है उसका रगड़ा जरूर निकालते हैं। वो अलीम खां हो, जहांगीर तरीन हो, या कोई भी हो, या फिर आपके माजिद खां हो, कजन जो आपको क्रिकेट में लेके आए थे, आपने उसका रगड़ा निकालना जरूर होता है। अब फिर आप अदारों पे वो हिर्जासराई कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं जनाब हम जाएंगे, दो तीन चीजें वो कहते हैं हम लेके, एक तो ये है कि हमें जनाब क्लीयरेंस चाहिए, क्लीयरेंस, कि सुप्रीम कोर्ट क्लीयरेंस दे। जैसे मैंने पहले कहा और कल शायद मैंने ट्वीट किया, तो मुझे इतला मिली थी जी जनाब फ्री हैंड मांग रहे हैं कि मुझे फ्री हैंड मिलना चाहिए। तो फ्री हैंड वो मांग रहे हैं, जनाब फ्री हैंड हमें दे, हमें कोई रोक टोक ना हो, हम जितनी देर चाहे बैठें, जितनी देर चाहे एहतजाज करें, जितनी देर चाहे सड़कें बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट हमें क्लीयरेंस दे दे बस, फिर मैं देखें क्या कितने बंदे इकट्ठे करता हूँ। ये कह रहे हैं वो। क्लीयरेंस मिलती है या नहीं मिलती ये बात की बात है। फिर वो कहते हैं हम जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है इन्होंने, उसको चैलेंज करेंगे। ओवरसीज को जिना वोट का हक छीन लिया, कोई वोट का हक नहीं छीना, वो आईनी हक का उनका, वो वोट डालें, लेकिन वजह सिर्फ जितना किया उन्होंने, वो पाकिस्तान में उन्हें माजी की तरह जैसे पाकिस्तान में आके वोट कास्ट करते थे वैसे वो कास्ट करें। और नैब को चैलेंज करूंगा, चलो नैब को भी चैलेंज कर लें, वो अलग बात है। अच्छा, अब यहाँ ना हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। हमारे एक दोस्त हैं एहसन सैफ साहब, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब जो बशीर मेमन साहब हैं, साबिक डीजी FIA, वो क्यों नहीं बन सकते नैब के चेयरमैन। तो भाई वो बिल्कुल बन सकते हैं, और बहुत ही अपराइट आदमी है, कोई शक ही नहीं, और बड़ा ही दिलेर आदमी है। मेरी उनके साथ मुलाकातें रही हैं, वो वाकईतन बहुत दिलेर आदमी है। वो बात करते भी नहीं झिझकता, जवाब देते भी नहीं झिझकता। इमरान खान के मुंह पे उसने कह दिया तो ये नहीं हो सकता जो आप करना चाह रहे हैं। और फिर आजम खान ने बाथरूम में ले जाके समझाता रहा कि जनाब जान दे खान था। वो कहते नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं इंतकामी कार्रवाई ऐसा नहीं बन सकता जो तुम करना चाहते हो, मैंने तुझे हटाना था, हटा दे होते तो। बहुत ही अपराइट आदमी। लेकिन मसला यहाँ एक और है। एक तो खान साहब के कहने पे उनके खिलाफ FIA ने कोई मुकदमात बना दिए, बिल्कुल झूठा मुकदमा, कि फलां बंदा है जनाब वो किसी केस में मतलूब था तो उसके रेड वारंट आपने खत्म करवाए। वो उसका इख्तियार ही नहीं होता। जो ये FIA वाले हैं इनका इख्तियार नहीं होता। वो इंटरपोल का एक अपना तरीक़ाकार होता है, वो अदालत की तरह वो कार्रवाई हो रही थी रेड वारंट वाली। वो बहरहाल मुकदमा दर्ज करना था, खान साहब कहते थे फाड़ लो, वो फाड़ लेते थे, बहरहाल उनकी जमानत जमानत हो गई। अब मसला ये है कि जो अदालतें भी बैठी हुई हैं, अब अगर ये बशीर मेमन साहब को करते हैं या फवाद हसन फवाद साहब को करते हैं, कमरुज़्ज़मान का मेरा ख्याल वो नहीं बनेगा बात, कमरुज़्ज़मान साहब की, चौधरी कमरुज़्ज़मान की, तो फिर अदालतें जो हैं वो बीच में पड़ जाती हैं। ये चैलेंज कर देंगे। अदालतों ने पहले भी 2 जो चेयरमैन नैब थे उनको हटाया हुआ है, तो वो एम कह देंगे जनाब इसके खिलाफ तो केस हैगा और फवाद आप नैब दा मुलज़मा, ये है वो उनको हो सकता है कोई रुकावट पड़ जाए। अब मकबूल बाकर साहब जो हैं जस्टिस, उनके लिए उस तरह आसान नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा के या कोई वजह बना के या जैसे भी कोई वारदात डाल के उनको हटाया जा सके। ये एक मसला है, वरना बशीर मेमन साहब बहुत फिट हैं। उनका जो तहकीकात, तफ्तीश, ये जो उनका 35 साल का तजर्बा है, इससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। लेकिन ख़तरा वही है जो मैंने अर्ज़ किया है, इसलिए हो सकता है किसी रिटायर्ड जज वाले जो है वो मामला सामने आ जाए। और फिर दूसरी तरफ जो मरीम नवाज ने भावलपुर में खिताब किया, खान साहब तो वो कह रहे हैं कि देखता हूँ जनाब ये सुप्रीम कोर्ट अब हमें कैसे देती है, और फिर वो उसको भी
अदारों को भी बार बार मुखातिब किया। हाँ, एक और जो खान साहब ने बात की है, वो कहते ये सारा ठेका असी नहीं चुके मुल्क को संभालने का, अदारे भी अगे आन इस मुल्क को बचाने के लिए। यहां से ये एक तासर मिलता है कि खान साहब शायद मायूस हैं अदारों से भी, सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट से, दोनों से ही, कि मेरी मदद नहीं हो रही, मुझे फ्री हैंड नहीं मिल रहा, 2014 आ रही है, मौजा नहीं मिल रही, हाँ मेरे एटीएम गायब हो गए ने, मैंने उन्हें फिर गबन करना पै रहा KP के खजाने च, ये सारी चीज़ें। और रिपोर्टें ये हैं कि खान साहब दिल बर्दाश्ता हैं और अपनी निजी महफिलों में कोई बाहर या रेस्ट शिफ्ट की बातें कर रहे हैं। उन्होंने इनको रास्ता खुला रखा हुआ है, ECL में नाम नहीं डाला इनका, ना कोई उस तरह का मुकदमा बनाया है। वो खुद चाहते हैं कि अगर ये भागना चाहते हैं तो भाग जाएं, बच्चों को लेके अपने दूसरे बच्चों के पास चले जाएं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने, जो मैंने जिक्र किया बहावलपुर में, उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला। उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया का ये काम नहीं रह गया कि जनाब इनको जहां इमरान खान फेल हो जाए वहां, या नाकाम हो जाए वहां उसकी मदद को आ जाए। और वो कहते हैं अदारों को सियासत में खुद घसीटता है इमरान खान, और फिर उनको चुराहे में खड़ा होके उनके खिलाफ अर्जाश्रय करते, जो भी करते, बदतमीजी करते हैं। और फिर कहती है सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा है, मरियम ने, कि इस फितनाबाज से दूर रहें और सियासत से दूर रहें। इस तरह उन्होंने कहा मैं बड़े अदब से कहती हूँ। इमरान खान ने भी कहा मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि हमें क्लियरेंस दें जाने की। मरियम ने भी कहा मैं बड़े अदब से कहती हूँ। अब यार मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट के बेंचों की तश्कील वाली बात जो है ना, वो हम ख्याल बेंच और पता नहीं कौन सा बेंच, प्रेशर बहुत बढ़ेगा। ये खास तौर पे बेंच नंबर 1 अगर ये केस सुनता है तो फिर जो है ये लोगों का, जो कह लें आप ना, कि वो काजी साहब ने कहा है जो खत में कि एतमाद अदलिया पे होना चाहिए, वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो फिर इसके लिए प्रेशर से बचने का एक ही तरीका है कि खान साहब के लिए अगर आते हैं दरखास्तें लेके, तो कोई और बेंच, मिला जुला बेंच बना दिया जाए, मजीद बड़ा बेंच बना दिया जाए, कोई इस तरह की सूरत, फिर शायद प्रेशर जो है उधर से भी एतमाद हासिल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि नून लीग या PTI मुखालफ, और खान साहब जो है इनको भी कुछ इत्मीनान हो जाएगा अगर मिला जुला सा कोई बेंच बन जाता है। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।